हाय देयर, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू रीडिंग इन क्वांट्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन। ये बहुत छोटी रीडिंग है। अगर हम बात करें अपने नोट्स की तो यार 6-7 पन्ने का टोटल नोट्स है, लेकिन ये रीडिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स होने वाला है जिन लोगों को सैम्पलिंग के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। एंड बिकॉज सैम्पलिंग यूनिवर्स में हर किसी का इंट्रोडक्शन नहीं है, खास करके अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो डेफिनेटली नहीं है। तो ऐसे में बिना ये जाने कि सैम्पलिंग यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इफ़ यू स्ट्रेट अवे डाइव इनटू द लर्निंग आउटकम्स, मे बी यू विल गेट लॉस्ट। क्योंकि ये आमतौर पे एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ये एक टफ रीडिंग होने वाली है, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ टेक्निकल वर्ड्स या जार्गन्स जो यहाँ यूज होते हैं, विच इज नॉट सो इजी टू एक्चुअली अंडरस्टैंड। तो उस चीज को लेकर के मैं फर्स्ट पार्ट को एकदम अलग ढंग से ही आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। In this first part we are not going to take up any particular learning outcome. In fact मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह सैम्पलिंग होता है, what are the different things that you actually calculate here, तो वो कौन कौन से measures calculate करते हैं, उनका क्या reason है and everything. So yes, it's going to be a good story that will help you understand this entire universe of sampling and population. तो मेरे ख्याल से इस फर्स्ट पार्ट को ध्यान से सुनना आपके लिए नेसेसिटी है, और उसके बाद आपको लगेगा इस पूरी रीडिंग में कुछ भी नहीं है। सो यस, दिस फर्स्ट पार्ट इज मोर देन इंपॉर्टेंट, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता, एंड इसीलिए फर्स्ट पार्ट को ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? एंड देयर इज ऑब्वियसली अ चांस कि इसको यूट्यूब पे भी मैं डालूंगा, तो यूट्यूब पे अगर आप जस्ट इन केस इसको देख रहे होंगे तो डेफिनेटली लीव अ कॉमेंट कि आपको ये पूरा अंडरस्टैंडिंग है, ये फर्स्ट पार्ट कितना आपके लिए आसानी क्रिएट किया इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एंटायर रीडिंग। Okay, so let's get started. I have something in write up for you. You don't need to copy that. So आप बिना कॉपी किए बिंदास सुनिए पूरी स्टोरी as to how sampling works. Okay, चलिए शुरू करते हैं आपके लिए ये एक amazing story. Okay, so here's how sampling works. Okay, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक process of sampling करना चाहता हूँ, and my objective here is to know the average weight of an adult, male adult in Kolkata. अब कोलकाता इंडिया में एक बहुत बड़ा शहर है, और यहाँ पे ऑब्वियसली मेल अडल्ट कितने सारे होंगे, सबको पकड़ पकड़ करके उनके वजन करना और उसका पूरा डेटा मेंटेन करना इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव एज वेल एज नियरली इम्पॉसिबल टास्क। तो ये बात तो मेरे दिमाग में पहले से क्लियर है कि अगर मेरा यहाँ पॉपुलेशन पैरामीटर है, पॉपुलेशन पैरामीटर बोलते हैं पॉपुलेशन के किसी स्टैटिस्टिक को, करेक्ट? तो यहाँ पे जो हमारा पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक है वो है एवरेज वेट ऑफ द मेल अडल्ट्स इन कोलकाता। तो मुझे ये पता है कि मेरे को म्यू तक पहुंचना इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्लियर? बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द वास्ट डेटा सेट ऑफ द पॉपुलेशन इटसेल्फ, तो ये करना पॉसिबल नहीं है। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली विल ट्राई टू बिल्ड सम सैंपल्स हियर, और उन सैंपल से ट्राई करेंगे एनालिसिस करने का। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे आप कुछ सैंपल्स इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये क्लियरली लिखा है कि देखो ये पॉपुलेशन पैरामीटर वगैरह कैलकुलेट करने इज एक्सट्रीमली टफ, इसीलिए वी विल टेक सैंपल्स इंस्टेड। तो मैं यहाँ पे 5 सैंपल बनाने वाला हूं ऑफ 1000 मेल्स इन ईच सैंपल, करेक्ट? सब मिलाकर के 5000 मेल अडल्ट की एक स्टडी होगी, जिसके थ्रू हम ये पता लगाना चाहेंगे कि एवरेज वेट क्या है एक मेल अडल्ट का इन दिस सिटी, करेक्ट? सो दैट वी विल डू। इसके लिए हमने क्या किया, हमने सैंपल साइज को फ्रीज किया एट 1000 एंड वी हैव बेसिकली मेड 5 सैंपल्स हियर। तो टोटल 5000 की स्टडी जरूर है, लेकिन 5 अलग अलग सैंपल्स में है। तो हमने मान लो सैंपल के स्टैटिस्टिक्स की एनालिसिस की, क्योंकि हर एक सैंपल में 1000 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हम उन ऑब्जर्वेशन से चाहे तो मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, बहुत सारी चीजें, वेरिएंस वगैरह सब कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल I have got these information out of the samples that I have actually calculated or samples on which I have worked. तो मान लेते हैं कि मेरे को सैंपल 1 से मीन जो मिल रहा है वो है 75 kg का, while the standard deviation is 28 kg, correct? Similarly mean for sample 2 is 70 kg, standard deviation 29 and so on। आप देख सकते हैं हर सैंपल के लिए मैंने ये कलेक्ट कर लिया है। बट नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम, हम लोग को एक सिंगल वैल्यू बतानी है, करेक्ट? कि पॉपुलेशन का एवरेज वेट क्या है। बट राइट नाउ आई एम इन अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि अब मेरे पास में 5 सैंपल हैं और इन 5 सैंपल पे मेरे अलग अलग मीन वैल्यूज आ रहे हैं। सो अब ऐसे में मैं कौन सी मीन वैल्यू लूं, क्योंकि मुझे तो कोई एक वैल्यू बतानी है, दैट दिस इज द मीन वैल्यू, दिस इज द मीन वेट ऑफ एन अडल्ट, मेल अडल्ट इन कोलकाता। क्लियर? तो मुझे एक सिंगल वैल्यू चाहिए। तो अब यहां से क्या करें हम, तो यहां से व्हाट वी विल डू, हम इन सारे सैंपल्स को मिलाकर के इनकी भी एवरेज कर देंगे। सो वी हैव राइट नाउ 5 सैंपल्स, करेक्ट? हम मान लेंगे कि ये 5 जो मीन्स हैं ये अपने आप में एक ऑब्जर्वेशन है,
सो ऑल ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस आर x वैल्यूज, ये मैं मान रहा हूं. सो दिस बिकम्स x1, दिस बिकम्स x2, दिस इज x3, x4 and x5. So I've got 5 different observed values based on number of samples obviously I have. तो उसके basis पे can I calculate a mean of these means? Yes, that is exactly what I'm going to do. और ये काम हम कर सकते हैं. ठीक है, ये काम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सैंपल मीन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, विच इज एक्चुअली मीन ऑफ सैंपल मीन्स. क्लियर. और इसके लिए मैंने सारे x की वैल्यूज लिए, उनको सम अप किया है, and we have divided it by the number of observations that we have. This is not number of samples here. ठीक है ना, ये number of observations है. तो यहां पे मेरा रिजल्ट आ रहा है 75.6. द रिजल्ट इज 75.6 यार. ठीक है, यानी कि मैं ये अब कंक्लूड कर सकता हूं एक हद तक कि क्योंकि सारे सैंपल्स की मिला करके फाइनल एवरेज ही 75.6 आ रहा है, तो देखो मैं तो यही बोलने वाला हूं कि कोलकाता में एक एवरेज में कोई भी अडल्ट को आप उठा लो तो उसका वेट 75.6 के आसपास मिलेगा. नाउ ऑब्वियसली दिस इज एन एवरेज, करेक्ट. ऐसा जरूरी नहीं है सबका ही वेट 75.6 होगा, इट विल डिविएट. किसी का 45 भी होगा तो कोई 100 प्लस भी मिलेगा. सो ऐसे में द एवरेज व्हाट आई एम सेइंग इज 75.6, और ये मैंने निकाला तो सैंपल से है, लेकिन मैं इसको पॉपुलेशन के बराबर मान लूंगा. क्लियर. एंड दिस इज व्हाट आई एम स्टेटिंग हियर कि यहाँ पे जो भी हम करेंगे, क्लियर, यहाँ पे वी विल बिलीव दैट द सैंपल मीन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन मीन. तो जो भी सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है. बट हेयर लाइज अनदर प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो डेटा सेट आया था, आपका जरूर एवरेज आ रहा है 75.6 kg, लेकिन अगर इस डेटा सेट से अगर आप कंपेयर करें तो आपका एक्स मीन आ गया 75.6, while not a single value is on 75.6. कोई 75 पे है, कोई 70 पे है, कोई 79 पे है, वगैरह वगैरह. तो मुझे तो ये भी दिख रहा है कि इस डेटा में भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन आपका इंतजार कर रहा है. दिस डेटा इज ऑल्सो डिस्पर्स्ड. मिनिमम वैल्यू इज 70, मैक्सिमम वैल्यू इज 79. तो ये भी तो एक डिस्पर्स्ड डेटा लग रहा है मेरे को. एंड दिस डिस्पर्जन इज एक्चुअली माई कॉज ऑफ वरी. मैंने इतने सैंपल्स बनाए, इन सारे सैंपल्स की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को लेकर के इनके मीन कैलकुलेट किए, मीन से और एक मीन निकाला, वहां तक सब ठीक था, मेरा फाइनल रिजल्ट भी आ गया. लेकिन इस फाइनल रिजल्ट के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. क्यों? क्योंकि सब सैंपल पे अलग अलग मीन्स आए थे, और जो मेरा फाइनल मीन आया 75.6 या जो भी आया था, तो वो तो मैच तो नहीं कर रहा. तो नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज डेटा. अब ये कैसे होगा? सिंपल है. मेरे पास में ये डेटा सेट है, करेक्ट. आई हैव गॉट x1, x2, x3, x4 एंड x5. आई हैव गॉट x मीन. तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा समेशन ऑफ xi माइनस x मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1. क्लियर. ये n माइनस 1 हम यूज करते हैं जब हम सैंपल्स के साथ वर्क करें. अगर हम बिना सैंपल पॉपुलेशन पे काम कर रहे हो तो सीधा हम डिवाइड बाय n कर देते. दिस इज जस्ट इंक्लूडेड इन ऑर्डर टू अवॉइड द बायस. तो मान लेते हैं हमने ये भी काम करके दिखाया, and after having done this we have got the standard deviation value of 3.507. but mind it, इसको प्लीज स्टैंडर्ड डेविएशन मत कहिए. क्यों? क्योंकि अब आप मेन ऑब्जर्व वैल्यू से बहुत दूर आ चुके हो. आपने मेन ऑब्जर्व वैल्यूज को लेकर के उस पे मीन और एसडी कैलकुलेट किया था. जस्ट इन केस आप भूल गए हैं तो यहां देखिए, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअली हर सैंपल के हैं. ये है स्टैंडर्ड डेविएशन. तो अब ये क्या है जो आपने कैलकुलेट किया है यहाँ पे? आई नो इट्स गेटिंग अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए. ये जो फाइनली आया है, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज रादर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल डेटा. आपने जो सैंपल्स फाइनली कनेक्ट किए, जो आपके सैंपल मीन्स आए, उन सैंपल मीन्स का फाइनली जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, वो है ये. तो भले ये स्टैंडर्ड डेविएशन तो है, लेकिन इसे स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम मत दीजिए. दिस इज स्टैंडर्ड एरर. इससे अब हम हमेशा से हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एरर. मैं वापस पूरा प्रोसेस रिपीट करूंगा बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वन. तो ऑब्वियसली इन पूरे प्रोसेस को रिपीट करना बनता है. आई विल डू दैट, डोंट वरी अबाउट इट. क्लियर. यहाँ पे मेरा फाइनल नोट है भी कि स्टैंडर्ड एरर जो है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, ये इनफैक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स है. क्लियर. एंड ऑब्वियसली क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे सैंपल्स के ऊपर में जो मैं एनालिसिस करने वाला हूं, तो मैं यही चाहता हूं कि मेरा स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू कम से कम हो. यानी कि मैंने जितने भी सैंपल्स उठाए हैं, उन सारे सैंपल्स के जो भी मीन्स हैं, मैं चाहता हूं ये कम से कम डिस्पर्स्ड हो, ये क्लस्टर में हो तो बेटर रहेगा. अगर ये डिस्पर्स्ड निकलते हैं तो फिर मुझे शायद थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज देन आई विल नॉट बी एबल टू गिव अ क्लियर कट कंक्लूजन. अगर मेरे सारे सैंपल्स में अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं, इन द सेंस अगर ये 70s में, सारे 70s में एटलीस्ट ये तो अच्छा है, पर अगर यही सारी वैल्यूज
कोई 60s में होती, कोई 70s में होती, कोई 90s में होती, देन आई वुड हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड। तब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता एनालिसिस करना, बट थैंकफुली आवर सैंपल साइज वाज गुड एनफ। तो हमारे सारे जो वैल्यूज आए हैं वो डिस्पर्स जरूर आए हैं, पर बहुत ज्यादा डिस्पर्स भी नहीं है। वी आर स्टिल इन द रेंज ऑफ 70 to 79, विच इज अ गुड, विच इज आई थिंक अ गुड वैल्यू, करेक्ट। तो ऐसे में डिस्पर्जन इज लेस, बट फिर भी आपको हर बार डिस्पर्जन कैलकुलेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड एरर। ये स्टैंडर्ड एरर ही आपको बताएगा कि क्या आप अपने सैंपल्स पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। क्लियर? ऑब्वियसली वी वुड वांट कि हमारे स्टैंडर्ड एरर की जो वैल्यू है वो लोअर हो। द लोअर द वैल्यू द बेटर आवर रिजल्ट्स आर। हम ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे अपने सैंपल्स पे अगर सैंपल्स का जो मीन्स है वो आपस में डिस्पर्स्ड कम हो, यानी सब आसपास हो तो बेटर है, अगर वो छितरे हुए हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर? यहां तक हमने अभी तक बात करी है, एक बार इसको वापस रिवाइंड करते हैं, फिर मैं इन सारी चीजों को अनलर्न करके आपको फाइनल कंक्लूजन्स पे लेकर के आऊंगा। ठीक है, चलिए वापस शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। ध्यान रखिए, हमारा पॉपुलेशन पे हमारा जो मेन एनालिसिस है वो ये है कि हम पॉपुलेशन का एक पैरामीटर कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये पैरामीटर क्या है? ये पैरामीटर है मीन। और ये मीन क्या चीज का है? ये है मीन ऑफ वेट, करेक्ट। मैं पता करना चाहता हूं द मीन वेट ऑफ male adults in my city, which is Kolkata. Clear? तो I want to calculate mean of the population, but I know this is an impossible task to do. ये mu निकालना तो मेरे बस का नहीं है। मैं क्या करूंगा? मैं निकालूंगा x mean और मैं मान लूंगा this is equal to the mu. Clear? तो मैं x mean जो निकालूंगा, अब ये क्या है? ये होने वाला है मेरा sample mean। अब sample mean कैसे निकलता है? Let's talk about that. तो अब क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास देखो पॉपुलेशन का तो सर्वे करना इट्स इम्पॉसिबल और आई वुड से वेरी वेरी एक्सपेंसिव टास्क, तो ये तो हम करेंगे नहीं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक 5 सैंपल्स ऑफ 1000 मेल मेंबर्स। हर एक सैंपल में 1000 मेल मेंबर्स हैं। क्लियर? तो हमारी सैंपल साइज हो गई 1000 एंड वी हैव टेकन 5 सैंपल्स। अब हर सैंपल में अगर आप नोटिस करोगे तो आपके पास देखो 1000 डेटा है। 1000 डेटा, out of 1000 data you can obviously go on to calculate mean and standard deviation, and that is exactly what we are going to do. हम यहाँ पे means जो है वो लेंगे और ये means की वैल्यू है x1 x2 x3 x4 and x5। Remember we had 5 samples, तो 5 mean और 5 standard deviation तो हमारे पास आएंगे and we have got the information. Now this standard deviation is of no use as of now because मेरे को इसके भी आगे बढ़ना है, मेरे को इसका भी एवरेज करना है, तो ये standard deviation अभी मेरे कोई काम का नहीं है। So now I have 5 means of 5 different samples. अब मुझे तो एक सिंगल वैल्यू बतानी है फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। व्हाट टू डू देन? तो चलो इसकी भी एवरेज करते हैं। तो हमने अपने 5 सैंपल के जो मीन्स आए हैं उनकी भी मीन की है, सो इट्स टेक्निकली मीन ऑफ मीन्स। ठीक है, मीन ऑफ मीन्स है। और ये मीन ऑफ मीन्स के लिए हमने क्या किया, बस इन्हीं सारी ऑब्जर्वेशंस को एड अप करके डिवाइड बाय n किया, एंड व्हेन वी डिड इट वी गॉट द वैल्यू ऑफ 75.6। बट दिस 75.6, ऑल्दो हम इसको स्टेट करेंगे कि ये हमारे पॉपुलेशन का भी मीन है। सो यस, यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन तो हो गया कि यही मेरा x मीन है और इसी को मैं म्यू मान रहा हूं। सो दिस इज माय सैंपल स्टैटिस्टिक एज वेल एंड दिस इज माय पॉपुलेशन पैरामीटर एज वेल। जो सैंपल पे कलेक्ट होता है ना उसे हम सैंपल स्टैटिस्टिक कहते हैं, और जो पॉपुलेशन पे होता है उसे हम पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं। तो ये हम मान ले रहे हैं कि ये दोनों लगभग सेम है। क्लियर? But I still have certain concerns with respect to the dispersion of the data that I have got through samples. मेरे को ये जो सैंपल्स पे डेटा मिला है ये थोड़ा सा डिस्पर्स्ड है, तो मैंने सोचा चलो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। बट खबरदार, इसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम नहीं देंगे। द नेम गिवन टू दिस इज स्टैंडर्ड एरर। सो स्टैंडर्ड एरर इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। ठीक है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। तो आपने जो सैंपल मीन्स कलेक्ट किए हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन से जो डिस्पर्जन आ रहा है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल रहा है, दिस इज दैट, एंड उसकी वैल्यू हम लोग ले करके इसको स्टैंडर्ड एरर बना रहे हैं। ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड एरर हम चाहते हैं कि ये कम से कम हो। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर शुड बी मिनिमम और लेसर इज बेटर। क्लियर? तो यहां तक की ये स्टोरी है। वी हैव गॉट द सैंपल मीन, द फाइनल सैंपल मीन विच इज इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। यहां तक कहानी खत्म। बट नाउ लेट्स गेट इनटू रियलिटी। रियलिटी में क्या आपको सच में लगता है कि हम मल्टीपल सैंपल्स पे काम कर रहे होंगे? शायद हाँ, बट कभी कभी तो नहीं भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 5 अलग अलग सैंपल्स पे काम करें। व्हाट इफ वी वर्क ऑन ओनली 1 सैंपल? तब तो आप फंस जाओगे। अगर आप एक ही सैंपल पे काम कर रहे हो तब आपके पास एक ही मीन आएगा। ध्यान रखिए, यू विल गेट जस्ट 1 मीन। 1 लार्ज सैंपल लेंगे
तो उस पे तो एक ही मीन आएगा और जो मीन आएगा वो फाइनल है। चलो ये मीन तो निकल जाएगा क्योंकि एक सैंपल होगा, मे बी आपने इसमें पूरे के पूरे 5000 ऑब्जर्वेशंस ले लिए, मीन तो इसका निकल जाएगा। बट फिर स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड एरर के लिए तो आपको मीन्स चाहिए अलग अलग सैंपल्स के, तो वो निकालने के लिए स्टैंडर्ड एरर के लिए हम अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। इसके फॉर्मूले में आपको बता रहा हूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन स्टैंडर्ड एरर फिर भी निकालना पॉसिबल होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको यही बता रहा हूं कि आमतौर पे हम मल्टीपल सैंपल्स के साथ काम नहीं करते, वी वर्क विद ओनली वन सैंपल। वन सैंपल पे मीन कैलकुलेट करना भी पॉसिबल है। वन सैंपल पे मीन कैलकुलेट करने के लिए समझिए कैसे करेंगे। सेम फॉर्मूला, x मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi बाई n, लेकिन यहां पे अब xi और n क्या है समझिए। xi आर ऑल द ऑब्जर्वेशंस दैट यू हैव कवर्ड अप इन सैंपल, ऑब्जर्वेशंस टेकन इन सैंपल, करेक्ट, sample, and n is not number of samples but the size of the sample. क्लियर? अब आप ऐसा समझिए कि मान लो अगर आपने एक सैंपल क्रिएट किया जिस सैंपल में है मे बी नंबर्स लाइक, ये एक ही सैंपल है, ओनली वन सैंपल, एंड वी हैव नंबर्स लाइक 10, 20, 30, 40 एंड मे बी 50। 5 ही इसमें मान लेते हैं ऑब्जर्वेशन है, तो द सैंपल साइज इज एक्चुअली 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब इसकी मीन बताइए या फिर मैं स्टैटिस्टिक, सैंपल स्टैटिस्टिक बताओ, करेक्ट, सैंपल स्टैट विच इज मीन, तो वो क्या होगा? देन दैट वुड बी मीन इज इक्वल टू, और द सैंपल मीन इज इक्वल टू 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 50 divided by 5, and the result would be 30. The result would be 30. Clear? So this is what we actually do. Okay, so यही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रियलिटी में क्या होता है। रियलिटी में we don't collect multiple samples, rather we take one big sample, correct, and we can still calculate standard error. Clear? And obviously sample statistic out of it. Details थोड़ी देर बाद हम जब पार्ट 2 में जाएंगे तब हम डिस्कस कर रहे होंगे। अब रीडिंग में घुसेंगे ना, देन यू विल गेट द एंटायर आइडिया कि क्या किस चीज के बारे में बात हो रहा है। ऑल्सो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना नहीं है कि हम एक मीन वैल्यू तक पहुंचना चाहते हैं, वी ऑल्सो वांट टू कंस्ट्रक्ट अ कॉन्फिडेंस इंटरवल एज वेल। यस, कॉन्फिडेंस इंटरवल वही चीज है जिसको आपने पिछली रीडिंग में पढ़ा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक मीन वैल्यू तक नहीं जाना चाहते, वी ऑल्सो वांट टू सजेस्ट अ रेंज ऑफ डेटा और अ रेंज ऑफ वैल्यूज जिसके बीच में आपका पॉपुलेशन मीन फॉल करेगा एट अ गिवन परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट कुड बी 90, 95 और मे बी 99% एज वेल। तो उसके ऊपर में कॉन्फिडेंस इंटरवल भी क्रिएट करने होंगे। बस अपने पूरे रीडिंग में इतना ही है जो हमें करना है। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक स्टफ्स हैं जिसके बारे में ध्यान रखना है। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे सैंपल स्टैटिस्टिक चाहिएगा, आपको यहाँ स्टैंडर्ड एरर चाहिएगा। स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए हमारे पास अप्रोक्सीमेशन के कुछ फॉर्मूले होंगे दैट वी विल फीचर इन द रीडिंग, एंड वंस वी आर डन विद इट तो उसके बाद फाइनली कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कैलकुलेट कर लेंगे। एंड इससे ज्यादा इधर कोई काम नहीं है, इधर काफी थ्योरी है, तो थ्योरी को हम अच्छे से पढ़ रहे होंगे। प्रैक्टिकल्स जो कुछ है उन सारी चीजों को मैं डिस्कस कर चुका हूं। थोड़ा बहुत रीसैम्पलिंग का स्टफ टुवर्ड्स द एंड आएगा, बायसेस की बातें आएंगी टुवर्ड्स द एंड, बट उन सब चीजों को बड़े आराम से हम कवर कर रहे होंगे। इस पार्ट 1 में मैंने आपको एक ब्रीफ मैनर में ये समझाया कि सैंपल्स कैसे कलेक्ट होते हैं, और ये जो आपको पूरा स्टोरी मैंने समझाया या पूरा प्रोसेस समझाया सैम्पलिंग कैसे होता है, उसको आपको आगे जरूरत लगने वाली है, उसकी जरूरत लगने वाली है। सो ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो भी आपने पढ़ा है इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी और आप इसको भूल सकते हो, आपको ये सारी चीजों की जरूरत लगेगी व्हेन यू विल डाइव इनटू द लर्निंग आउटकम्स, करेक्ट। और ये अगर नहीं सुनते तो वो लर्निंग आउटकम आपके पीछे पड़ जाते। सो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए विल मूव इनटू द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट यहीं तक है एंड आई होप दिस वाज इंसाइटफुल फॉर यू। विल मूव इनटू द सेकंड पार्ट जिसमें हम लोग एक साथ लर्निंग आउटकम A, B और C डिस्कस कर रहे होंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।